आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 की हिंदी विषय का अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न के साथ एक सीरीज के तहत हम लोग पूरे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग का टारगेट है कि एग्जाम से पहले हिंदी के 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि 5 सेट, आप जानते हैं एक सेट में 100 प्रश्न रहेगा। अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो 50 से अधिक प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव में 85 बनाना है तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में आप अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। इस क्रम में लगातार आपके लिए क्लास अपडेट किया जा रहा है और ये हम लोग आपका पहला सेट समाप्त कर चुके हैं कि 100 प्रश्नों का एक सेट हम लोग खत्म कर चुके हैं। दूसरे सेट के प्रथम 50 प्रश्नों की चर्चा आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग किए थे। आइए दूसरे सेट को आज समाप्त करते हैं, अर्थात कि 51 से लेकर 100 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का सेट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी आप जानते हैं लेखक का नाम, कौन सा पाठ कौन कवि लिखे हैं, उनकी जीवनी से काफी प्रश्न आता है, तो उससे आज के सेट में आपको ज्यादा प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने समझिए आज का क्लास अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो हम लोग 200 प्रश्न समाप्त कर चुके होंगे अंत में। चलिए शुरू करते हैं। 150 प्रश्नों की चर्चा पीछे कर चुके हैं, 51 से लेकर 100 तक। तो आपको अब समझ चुके हैं कि आपको एक एक प्रश्न का आंसर देखना है। कभी भी आप क्लास को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो जो मैं सही उत्तर बताऊंगा उसे याद करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग उम्मीद करता हूं तैयार होंगे आंसर देने के लिए। आर्ट, साइंस, कॉमर्स आप जानते हैं किसी भी स्ट्रीम का आप परीक्षार्थी हैं तो 12 का हिंदी का आपको दिगंत बुक ही पढ़ना है, कोई भी आपका विषय कोड। चलिए यहां पे देखिएगा 50 नंबर प्रश्न का जल्दी से उत्तर देंगे। जो भी विद्यार्थी पिछले क्लास में थे उनको मालूम होगा कि प्रश्न क्या पूछा था कि मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर। ठीक है, ऑप्शन सी। यहां तक के प्रश्न की चर्चा हम लोग किए थे। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए, मैं बोला शुरू में ही आपको कि आज आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा कि कौन सा पाठ किस लेखक की रचना है। अब 51 नंबर प्रश्न देखिए, बउआ टाइप प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। पहला चैप्टर आपके दिगंत भाग 2 का बातचीत, और बातचीत के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न भी देख लीजिए। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। मैं बोला आज सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। उषा शीर्षक कविता के रचयिता जल्दी से लिखेंगे कमेंट में सर 52 और ABCD जो आपको सही लग रहा है उत्तर कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही, काफी शानदार। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी के साथ जा रहा था कि शमशेर बहादुर सिंह, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उषा शीर्षक कविता इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए यहीं पे है 53 नंबर प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ किनकी रचना है, बउआ टाइप प्रश्न। 4 ऑप्शन है, देखते देखते आप कहेंगे कि सर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए 51 से लेकर 53 नंबर प्रश्न सीधे सीधे राइटर का पूरा आपका जो भी चैप्टर इस साल पूछे जाएंगे उसका आपका रिवीजन हुआ, याद करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं 44 नंबर, ये भी कई बार पूछा गया। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा। प्रेम के पीर के कवि कौन है। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इनका कौन सा पाठ हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन ए पे दिया गया है जायसी, अर्थात कि मलिक मोहम्मद जायसी, तो कड़बक। ठीक है, और ये आप जानते हैं जो का जो पद्मावत है उसके भी रचनाकार यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। देखिए मैं बोला शुरू में ही कि सब पूरा आपका लेखक का नाम वगैरह का रिवीजन हो जाएगा। रोज जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं जिसमें मालती, डॉक्टर महेश्वर की मतलब की चर्चा है, तो उसके लेखक कौन है, गैंग्रीन वगैरह आपको याद आ जाएगा। तो कौन है, अयज्ञ जी। ठीक है, जो भी विद्यार्थी 55 का ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अयज्ञ जी का पूरा नाम पूछता है तो हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। इनके पिताजी का भी नाम पिछले सेट में मिला था, हीरानंद शास्त्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना इसमें नहीं है, जल्दी से बताइए 56 का सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी सही और सटीक उत्तर इसका कमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अगर ध्यान से तो ऑप्शन है देवदासी, कामायनी, झरना, आंसू। तो इसमें से कौन सी रचना नहीं आपसे पूछा गया, तो कामायनी तो है ही जयशंकर प्रसाद की रचना, आंसू भी है, झरना भी है, कौन नहीं है, देवदासी नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, कह रहा है आपसे
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? देखिए कितना आसान टाइप प्रश्न है, जल्दी से सही विद्यार्थी उत्तर दीजिए, उत्तर देते चलिएगा। अंतिम समय में ये 5 सेट जो मैं आपको करा दे रहा हूं, 500 प्रश्न आप खुद एग्जाम देकर आएंगे तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देखिए इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, 50 अधिक प्रश्न टकरा जाएगा। यहां से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? 57 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। कहिएगा सर उसने कहा था, गुलेरी जी की रचना है। बिल्कुल सही। आगे बढ़े, सभी विद्यार्थी का 57 का ऑप्शन सी आना चाहिए। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न यहीं पे है, कह रहे आपसे श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? ये भी कितना आसान टाइप प्रश्न है, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। चलिए जल्दी से बताइए, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो कंस पर, ठीक है, उनके मामा श्री थे कंस, उसी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? ये तो आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए, जल्दी से बताइए 59 का सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ए रहा, कौन से रचनाकार इसमें से बिहार के हैं? जो विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, सर रामधारी सिंह दिनकर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दिनकर जी राष्ट्र कवि, इन्हीं के ये बिहार से थे, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से देखते चलिएगा। 60 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? सीधे सीधे बुक का लाइन बाय लाइन से प्रश्न पूछा जा रहा है। तुलसीदास अपना पेट किससे भरते थे? कविताएं करके, कथा वाचन से, राम कथा गाकर, राम श्री राम का नाम लेकर। चले जल्दी से बताइए 60 का सही उत्तर, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। जो ही विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी अर्थात कि कथा वाचन से, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है, आपके बुक के अनुसार हम लोग चलेंगे, ऑप्शन बी, तुलसीदास अपना पेट कथा वाचन से भरते थे। करे शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? सीधे सीधे यही पूछा जा रहा है, इसमें कई प्रश्न इंक्लूड है। शिक्षा पाठ की विधा क्या है? तो निबंध है, ठीक है। अब पूछ रहा है इसके लेखक कौन है? कहेगा सर ये भी बहुआ टाइप प्रश्न है, आप रट चुके होंगे, जे कृष्णमूर्ति। बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न करे, गांव का घर कविता के कवि हैं। गांव के घर में बोला शुरू में ही कि पूरा लगभग जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाने की संभावना है, किस कवि के कविता के कवि, किस पाठ के लेखक, किस निबंध के निबंधकार, तो वो पूरा आज के माध्यम से, आज के क्लास के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। गांव के घर कविता के कवि कौन है? जल्दी से बताइए। ज्ञानेंद्र पति जी हैं। काफी शानदार, ऑप्शन ए पे मिल गया, यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा यहीं पे है 63 नंबर। कह रहे आपसे कि ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? काफी शानदार प्रश्न। ओ सदा नीरा जो हम लोग पाठ पढ़ते हैं, उसमें किस महापुरुष की चर्चा की गई है? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है 63 नंबर। ध्यान से देखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है किसकी रचना। अगर पूछता ओ सदा नीरा पाठ किसकी रचना है, आप कहते सर जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, बिल्कुल। लेकिन ये कह रहा है किसकी चर्चा है? महात्मा गांधी भी, 13वां आश्रम में सभी चीजें, तो महात्मा गांधी ऑप्शन बी पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किनकी रचना है तो मैंने बता दिया, जगदीश चंद्र माथुर की। आगे बढ़ते हैं, कह रहे भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इसमें से किस कवि के पूज्य थे भगवान श्री कृष्ण? जल्दी से बताइए। 64 का सही उत्तर क्या होगा? देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, कबीरदास। जो विद्यार्थी करें कि सर सूरदास, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, जूठन शीर्षक पाठ की विधा क्या है? कई बार पूछा गया लेकिन बहुआ टाइप प्रश्न। जूठन शीर्षक पाठ की विधा क्या है? जल्दी से बताएंगे। 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कहेगा सर जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। बिल्कुल सही। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन सी पे। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। और हंसते हुए मेरे अकेलापन पूछता है, जो हंसते हुए मेरे अकेलापन जो मलयज की रचना है वो क्या है? तो उनकी डायरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहीं पे है। कह रहे आपसे कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति, जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के कवि थे, उनके श्रेष्ठ, इसमें से सबसे श्रेष्ठ कृति कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप तुरंत बोलेंगे सर कामायनी, ऑप्शन ए पे है। आगे ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। आज आप देख लेते हैं, तो आपका जो हम लोग 500 प्रश्न का टारगेट है, मैं शुरू में ही बता दिया, आज आपका 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे आपसे कि निम्नलिखित में कौन अयज्ञ का उपन्यास नहीं है? ध्यान देंगे यहाँ पे,
कौन उपन्यास नहीं है, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिए अपने अपने अजनबी ये भी है, लेकिन प्रश्न में पूछा है नहीं है तो ये होगा नहीं। शेखर एक जीवन भी है इनका, नदी के द्वीप, त्रिवेणी इनका उपन्यास नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, 4 ऑप्शन में यहां पे जल्दी से उत्तर देंगे ताकि आपको ऑप्शन दिखाई दे। मुक्ति बोध का जन्म कहां हुआ था, कहेंगे सर श्योपुर में, बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखिए मालती किस शीर्षक की पात्रा है, ठीक है, अपन किस कहानी में मालती के बारे में पढ़े हैं। तो अभी मैं ऊपर भी आपको बता रहा था, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा 69 का। और कल के भी क्लास में मतलब कि ये तो प्रश्न नहीं था, लेकिन इसी पे आधारित प्रश्न आया था रोज पाठ में, ठीक है। तो देखिए मैं बता भी दिया रोज, तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अयज्ञ जी की रचना है, मालती महेश्वर सभी इसी पाठ में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा, यहीं पे मिल गया 70 नंबर। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का क्या कारण था। सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग आप पढ़े होंगे, उनके मृत्यु का क्या कारण था आपसे पूछा जा रहा है 70 नंबर प्रश्न में। जो ही विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पे कह रहा है आपसे रजनीश का संधि विच्छेद होगा। रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। रजनीश, तो ये इसका जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। रजनी प्लस ईस मिलकर क्या हो जाते हैं, रजनीश। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी पे, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर है। पावन शब्द का संधि विच्छेद, देखिए पावन है, एक पवन का भी पूछता है, ये पावन है, जल्दी से बताएंगे 72 का सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। 72 कमेंट में लिखकर कभी भी क्लास को देखिए आंसर जरूर दीजिएगा। तो पवन का हम लोग क्या पढ़े थे, आपको याद होगा, पो प्लस अन, ये क्या है, पावन, तो एक अकेले बढ़ जाएगा, पौ प्लस अन, कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे। और यही ए रहता तो क्या होता, पवन होता, ठीक है। चलिए यहां पे देख लीजिए ध्यान से, 72 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पे है अपना 73 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे सत्कार का संधि विच्छेद, सत्कार का सही संधि विच्छेद इसमें से कौन है, जल्दी से बताइए। 73 का सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। सत्कार आप जानते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण है, और सत प्लस कार होता है, तो में हलंत होता है। कहां पे दिया गया है, यहां पे देखिए, ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। चलिए विद्यालय का संधि विच्छेद, ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, बचपन से आप यहीं से संधि विच्छेद के उदाहरण में यही लिखा दिया जाता है कि विजय से विद्यालय, विद्या प्लस आलय। देखिए कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे दिनेश का संधि विच्छेद, इसमें से दिनेश का कौन सा सही संधि विच्छेद है आपसे पूछा जा रहा है 75 नंबर प्रश्न। तो दीन प्लस इस मिलकर क्या बनाते हैं, दिनेश, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आप जानते हैं उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में, इतना आप समझ चुके हैं। अब बताइए आगमन में कौन सा उपसर्ग है, 76 नंबर प्रश्न। तो आगमन, गमन में आ उपसर्ग लगने से आगमन बनता है, तो आ, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखेंगे 77 नंबर प्रश्न। कर पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, और पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो पूर्णिमा, उच्चारण कीजिए, पूर्णिमा क्या आ रहा है, ईमा आ रहा है, ठीक है। अब डिसाइड हो बड़ा ई की छोटा ई, तो यहां से मात्रा पे देखिए क्या है, छोटा ई है, और बड़ा ई रहता तो ऐसे रहता, तो ईमा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जलज कौन सा समास है, जलज जो है वो कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। तो जलज मिस होता है कमल, ठीक है, जो जल में अर्थात कि विशेष से विशेषण अर्थात कि उपमेय या उपमान का मान आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय आ जाएगा, वो ऑप्शन सी सही उत्तर है। देवालय शब्द में कौन सा समास है, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं 79 का। देवालय शब्द में कौन सा समास है, देखिए देवालय का विग्रह करेंगे तो देव का आलय, मतलब कि देवता का घर, तो देव प्रधान है कि आलय, कहेगा सर आलय प्रधान है, अर्थात कि उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान है। अब आप समझ चुके कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लंबोदर कौन सा समास है, अब तो ये सभी विद्यार्थी समझ चुके हैं लंबोदर कौन सा समास है, देखते देखते कहेंगे सर बहुब्रीहि समास, कोई अन्य पद प्रधान है, लंबा उदर है जिसका, अर्थात कि गणेश, तो जैसे ही अन्य पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न,
देखिए कह रहा है आपसे रात दिन कौन सा समास, इसको देखिए पहचानना काफी इजी है आपका। कर्मधारय क्या होता है, तो जिसमें विशेष विशेषण उपमान उपमेय का भाव व्यक्त हो। अव्ययभाव समास जिसका पहला पद अव्यय हो और प्रथम पद प्रधान हो। तत्पुरुष जिसका बाद वाला पद प्रधान हो। बहुव्रीहि जिसमें कोई अन्य पद प्रधान हो। द्वंद्व तो जिसके दोनों पद प्रधान हो, और इस तरह द्वंद्व साइन लगा रहे, यहाँ पे लगाए। द्विगु जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। बस इतना कॉमन सा बात आपको याद रखना है। तो कह रहे रात दिन कौन समास है, तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह है और इसका विग्रह करेंगे तो आएगा रात और दिन, अर्थात कि द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिदिन कौन सा समास है, जल्दी से बताएंगे। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन मतलब दिन पर दिन होता है, अर्थात कि पहला पद अव्यय है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका 82 नंबर प्रश्न का। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा 83 नंबर प्रश्न 83 कह रहे आपसे कि आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे सर अग्नि। बिल्कुल सही। कहां पे दिया गया, कहिएगा सर ऑप्शन सी पे। आग का क्या होता है, तो अग्नि अनल ये सब होता है आपका। चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न करे ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बउआ टाइप प्रश्न। ईश्वर को क्या बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं ईश्वर को। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अंधकार का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो सभी विद्यार्थी जानते हैं अंधकार का विलोम क्या होता है, प्रकाश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अदेह का विलोम क्या होगा, सदेह होगा। कहां पे दिया है, यहां पे है, देखिए ए वाला होगा, यहां पे देख लीजिएगा। अदेह का विलोम सदेह, तो ऑप्शन ये तो सुदेह लिखा है ना, तो ये नहीं होगा। अदेह मतलब जिसके पास देह नहीं हो, मतलब कि जो बिना देह का हो, और यह देह के साथ, तो विलोम उल्टा यही होता है। तो 86 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न का अंतिम समय में क्लास चल रहा है। गोरा का विलोम क्या है, गोरा शब्द का, देखिए इसलिए मैं बोलता हूं कि 10 प्रश्न तो काफी आसान रहेंगे। बस आपको क्या करना है कि एक आपको डिसाइड कर लेना है, बुक या व्याकरण, जिसपे आपका कमांड हो। 40 प्रश्न वहां से बनाइए और 10 ये सब अच्छा मतलब मान लीजिए 40 आप चाहे तो हिंदी के बुक से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा था, लेखक वगैरह का नाम, और यहां से 10 प्रश्न ये सभी खोज खोज कर आपको बना लेना है। गोरा का विलोम क्या होगा, काला। चलिए ऑप्शन बी। अंत में आपको बताना होगा कि आज के 50 प्रश्न में से आपका कुल कितना प्रश्न सही। उम्मीद करता हूं कि आज लगभग सभी विद्यार्थी का 40 प्लस 45 प्लस जरूर स्कोर हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ठंडा का विलोम। ठंडा मतलब जो भी ठंडा हो, अर्थात कि इसका विलोम मतलब उल्टा पूछ रहा है, तो गर्म। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 88 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा 89 नंबर प्रश्न करे दिवाकर का विलोम क्या होता है। 89 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा है, दिवाकर का विलोम तो निशाकर। दिवाकर मिस होता है जो मतलब समझिए सूर्य का पर्यायवाची है, निशाकर क्या है, रात्रि का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। करे साधारण का विपरार्थक शब्द, विपरार्थक मतलब वही विलोम उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो साधारण का क्या हो जाएगा, असाधारण। ठीक है, कहां पे दिया है, ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 90 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। करे जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द। चलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है। जिसका आचरण अच्छा है उसे क्या बोलते हैं, दुराचारी तो बोलेंगे नहीं, सबल तो बोलेंगे नहीं, बलवान तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, सदाचारी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिसके पास धन न हो उसके लिए एक शब्द, निर्धन। जिसके पास धन नहीं है उसको क्या बोलते हैं सर, निर्धन बोलते हैं। तो 92 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न ध्यान से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पे करे घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। घोड़ा बेचकर सोना कोई भी आपको बोल रहा है, उसका अर्थ वो क्या कहना चाहता है कि आपको ऑप्शन है, गहरी नींद में सोना, निश्चिंत होना, व्यापार करना या अधिक मुनाफा करना। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे 93 और उत्तर देंगे। तो घोड़ा बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना। ठीक है, आप निश्चिंत होकर सोए हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कोई भी आपको चिंता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आराम से रहना। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है। कोई आपसे कह रहा है राई का पहाड़ आप बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो छोटी सी बात है उसको बढ़ा चढ़ाकर आप बता रहे हैं। कहां पे दिया गया, तो यहां पे देखिए छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आगे बढ़े,
अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे है 96 नंबर। कह रहे आपसे कि हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पांव मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हाथ पांव आप मार रहे हैं मतलब प्रयास करना है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे हवा से बात करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो हवा से बात कर रहे हैं मतलब तेज, आप तेज गति से चल रहे हैं, तो तेज दौड़ना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहे धर्म का विशेषण क्या होगा? धार्मिक। धर्म का विशेषण क्या होगा? धार्मिक हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि विशेषण क्या होते हैं? किसी भी चीज की विशेषता बतलाते हैं। तो धर्म तो देखिए किसी चीज की विशेषता बतला नहीं रहा है, लेकिन वहीं पे देखिए धार्मिक तो विशेषता बतला रहा है कि धार्मिक पुरुष है, ठीक है, तो ऐसे वो पुरुष की विशेषता है, यहां पे हो जाएगा धार्मिक। राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। कहां दिया गया है? ऑप्शन बी पे सही उत्तर है। चरित्र का विशेषण क्या होगा? चारित्रिक, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह देखिए यहां से तो अब सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो गया। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पे फोकस है, तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पूरा आज 50 करा दिया। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज 50 में से आपने कुल कितना प्रश्न सही किया, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आज टोटल हम लोग 2 सेट समाप्त कर चुके हैं, 200 प्रश्न समाप्त कर चुके हैं। अभी 3 सेट और चलेगा तो पूरा आपके हिंदी का ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। पढ़ाई करते रहिएगा। इन सभी प्रश्नों में जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा, मैं सही उत्तर इसीलिए बताता हूं कि आपको याद कर लेना है। मिलेंगे अगले क्लास में तो इसके आगे के प्रश्नों को समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।